हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। क्लियर। हम जो प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने जो पढ़ा था, किस के बारे में पढ़ा था आपने, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। क्लियर। इलेक्ट्रोलाइट्स और इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में अपने पढ़ने के बाद आज जो नेक्स्ट जो न्यू टॉपिक्स आपका स्टार्ट हो रहा है वो आ रहा है आपके पास क्या, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का मीन्स क्या होता है, विद्युत अपघटन के उत्पाद। यानी विद्युत अपघटन के अंदर जो भी उत्पाद बन रहा है आपका, जो भी प्रोडक्ट आपके पास आ रहा है, यानी इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर आपको पता था इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर किस टाइप से एनोड के ऊपर क्या हो रहा था, कैथोड के ऊपर क्या हो रहा था। जैसे अपन ने गलित सोडियम लिया था या जलीय सोडियम की बात की थी, जेडी सोडियम क्लोराइड की बात की या गलित सोडियम क्लोराइड की बात की, उस कंडीशन अपन ने देखा कि आयंस अपोजिट इलेक्ट्रोड्स की ओर मूव कर रहे थे। क्लियर। इस टाइप की कोई कंडीशंस अपन ने फॉलो की थी, अपन ने अप्लाइड अपने जो डिस्कशंस किया था वो प्रीवियस चैप्टर के अंदर, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमारा था। जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो क्या, आपका प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। जब भी प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस आपको फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आपको मोटे तौर पर 5 पॉइंट्स जो आपको मैं डिक्टेट कराऊंगा वो पॉइंट्स आपके माइंड में होने जरूरी है। अगर वो पॉइंट्स आपके माइंड में है तो आप इजी गोइंग में कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम का कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके पास आ गया तो आप आराम से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट आता है, मैंने बात की किसके ऊपर, मैंने पॉइंट इलेक्ट्रोड्स जो है आपके पास, इलेक्ट्रोड्स क्या होता है। जब भी प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिस की बात करेंगे तो पहले पॉइंट आता है मेरा किसके ऊपर, इलेक्ट्रोड्स के ऊपर बात कर रहा हूं मैं। ये जो इलेक्ट्रोड्स है मेरा, इलेक्ट्रोड्स हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड, यानी इलेक्ट्रोड्स कैसे होते हैं। क्लियर। मेनली दे आर इलेक्ट्रोड्स आर द 2 टाइप्स। इलेक्ट्रोड्स कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के इलेक्ट्रोड्स होते हैं। फर्स्ट जो इलेक्ट्रोड्स होता है वो आपका क्या है, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, एंड सेकंड फर्स्ट जो इलेक्ट्रोड्स है आपका क्या है, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, एंड सेकंड जो इलेक्ट्रोड्स है वो आपका क्या है, एक्टिव इलेक्ट्रोड्स है। एक्टिव, एक को इनर्ट कहते हैं और सेकंड को क्या कहते हैं अपन, एक्टिव्स। अब आपके माइंड में आएगा सर इनर्ट इलेक्ट्रोड्स क्या होगा या एक्टिव इलेक्ट्रोड्स क्या होगा। सिंपल सा, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स ऐसे इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो भी सेल आपके पास है उस सेल के इलेक्ट्रोड्स पर कोई भी टाइप की ना तो ऑक्सीडेशन होता है, ना रिडक्शन होता है, ना ही वो आयंस की फॉर्म में चेंज होता है। ओनली ऑन जो इलेक्ट्रोड को छोड़कर जो भी उसके अंदर जो भी सॉल्यूशंस है, इलेक्ट्रोलाइसिस जो है, उस इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर क्या होता है आपके पास, वो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में क्या इलेक्ट्रोड्स के अंदर क्या करता है, वो पार्टिसिपेट करता है। और जब भी मेनली जब इनर्ट इलेक्ट्रोड्स की बात आती है तो आपके माइंड में हमेशा ध्यान रखना, इनर्ट इलेक्ट्रोड जो होते हैं, मेनली जो इनर्ट इलेक्ट्रोड जो है आपके, कौन से इनर्ट इलेक्ट्रोड्स होता है, एक तो प्लेटिनम आपके पास आता है और एक आपके पास आता है क्या, ग्रेफाइट। क्लियर। ये प्लेटिनियम और ग्रेफाइट जो है ये खुद कभी भी इसके जो इलेक्ट्रोड जो होते हैं प्लेटिनियम और ग्रेफाइट्स के, वो कभी भी विद्युत अपघटन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते। जो भी उसके अंदर सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइट जो लाइट जो भर रखा है उसके अंदर ही, उसके अंदर क्या होता है, वो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का पार्टिसिपेट करता है। उस टाइप की कुछ रिएक्शंस होती है। और सेकंड आता है एक्टिव इलेक्ट्रोड्स। एक्टिव इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड्स खुद विद्युत अपघटन में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब कि इलेक्ट्रोलाइसिस जो भी होगा इलेक्ट्रोड भी अपना पार्टिसिपेशन देंगे। क्लियर। दे आर कॉल्ड व्हाट, एक्टिव इलेक्ट्रोड्स अपन उनको कहते हैं। और जब भी एक्टिव इलेक्ट्रोड्स की बात आएगी तो एनी मेटल्स हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसका ले लिया, कॉपर का इलेक्ट्रोड्स ले लिया, जिंक का इलेक्ट्रोड्स ले लिया, अन्य अदर एक्सेट्रा भी कह सकते हैं अपन। बहुत अदर जो इलेक्ट्रोड्स है उसको भी अपन यूज करके एक्टिव इलेक्ट्रोड्स की फॉर्म में अपन यूज कर सकते हैं। क्लियर। एक और इंपॉर्टेंट बात है आपके पास, जब एक्टिव इलेक्ट्रोड्स हैं आपके पास, जब इलेक्ट्रोड्स कैसे हैं आपके पास, एक्टिव इलेक्ट्रोड्स होंगे तो इलेक्ट्रोड्स का क्या होता है, ऑक्सीकरण या अपचन, विद्युत अपघटन का कुछ नहीं कर सकते। यानी इलेक्ट्रोड्स के ऊपर किसी भी टाइप का ना तो ऑक्सीडेशन होता है, ना ही क्या होता है, रिडक्शन होता है। क्लियर। अब आपके पास सपोज एक एग्जांपल कंसीडर करता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने लिया कोई भी एनोड है आपके पास। क्लियर। इस एनोड के ऊपर जो इलेक्ट्रोड्स है वो किसका इलेक्ट्रोड्स है, जो एक्टिव इलेक्ट्रोड्स की बात कर रहा हूं। जैसे मैंने कॉपर की बात की, इस कॉपर के अंदर कॉपर किस फॉर्म में होता है, +2 की फॉर्म में होता है। ये कॉपर +2 क्या करेगा, एनोड की बात कर रहा हूं तो कॉपर है आपका, कॉपर किस में चेंज होगा, कॉपर +2 की फॉर्म में, प्लस क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालेगा। यानी आपको पता है जहां से भी रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है मींस आपके पास क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो आपको पता है एनोड पर हमेशा कैसी रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन होता है। और जब अगर कैथोड की बात करूं मैं, अगर क्लियर, अगर कैथोड की बात करूं तो कैथोड के ऊपर क्या है, +2 इलेक्ट्रॉन, +2 ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा और इसका क्या हो जाएगा, ये कॉपर की फॉर्म में। यानी इलेक्ट्रोड्स का खुद का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है और क्या होता है, अपचयन होता है। किस कंडीशन में होता है, जब वो इलेक्ट्रोड्स कहता है वो एक्टिव इलेक्ट्रोड से आपके पास आया समझ में। एक का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है और उसी इलेक्ट्रोड का क्या हो रहा है आपका
अपचयन हो रहा है, यानी इलेक्ट्रोड का खुद का ऑक्सीकरण और अपचयन होता है। किसके अंदर होता है आपके पास? इसके अंदर, एक्टिव इलेक्ट्रोड्स के अंदर। क्लियर? अब सेकंड पॉइंट की बात कर रहा हूं। मेरा जो सेकंड पॉइंट आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना। सेकंड, जब वो पानी है आपके पास, जब पानी का ऑक्सीकरण और अपचयन क्या हो सकता है? दोनों पॉसिबल। अगर आपके पास वाटर है, क्या है आपके पास? वाटर, यानी पानी है किसके अंदर? इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर। क्लियर? इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर अगर आपका पानी है तो पानी का क्या हो सकता है? पानी का क्या हो सकता है? ऑक्सीकरण भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? तथा क्या हो सकता है इसका? अपचयन। ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों किसका हो सकता है? वाटर का हो सकता है। अब आपके माइंड में आएगा सर वाटर का ऑक्सीडेशन और ये रिडक्शन कैसे पॉसिबल है? सपोज आपके पास 2H+, जब ये ऑक्सीकरण की कंडीशन आएगी 2H+ की फॉर्म में, और क्या किया इसने? 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया। 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके क्या बनाएगा? H2 गैस का फॉर्मेशन करेगा। जब इसका अपचयन होगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इसका क्या होगा? अपचयन होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है, यानी वाटर का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। अगर इसी वाटर का अगर 4OH- की फॉर्म में आपके पास है, और जब भी OH- की फॉर्म होगा और जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो इस कंडीशन में क्या बनेगा? 2 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्लस वहां पे क्या निकलेगी? ऑक्सीजन गैस निकलेगी आपके पास, और प्लस क्या आएंगे? 4 इलेक्ट्रॉन माइनस होंगे आपके पास। क्लियर? तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है आपके पास? ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? आपका ऑक्सीकरण हो रहा है। क्लियर? ये कब यूज होंगे? जब अपन जलीय विलयन बनाते हैं। कभी भी सॉलिड को अपन जलीय विलयन बनाएंगे तो उस कंडीशन में आपके पास ऑक्सीकरण होगा। किसका? वाटर का होगा। वाटर भी क्या होगा? आयनाइज होता है। क्या आयनिक फॉर्म में होता है, H+ और OH- की फॉर्म में होता है। तो उसके अंदर जो अपन प्रॉब्लम्स बताऊंगा मैं आपको आज, उस प्रॉब्लम्स के अंदर बताऊंगा किसके अंदर ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, कौन हाइड्रोजन गैस दे रहा है, कौन ऑक्सीजन गैस दे रहा है। जब भी देखो इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा है? वाटर के अंदर अपचयन होगा तो वो हाइड्रोजन गैस देगा, और जब आपके पास ऑक्सीकरण होगा तो वो क्या देगा? आपके पास ऑक्सीजन गैस देगा। ये हमेशा बात ध्यान रखना आप लोग। क्लियर? नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट आता है मेरा, थर्ड पॉइंट क्या आता है? थर्ड जो पॉइंट है, थर्ड पॉइंट मेरा कहता है क्या? बहुपरमाणुक बहुपरमाणुक आयन है आपके पास। क्या है? बहुपरमाणुक आयनों का क्या नहीं होता है? बहुपरमाणुक आयन का क्या नहीं होता है? ऑक्सीकरण नहीं होता है। क्या नहीं होता है? ऑक्सीकरण नहीं होता। ऑक्सीकरण नहीं होता, यानी बहुपरमाणुक आयन जैसे कार्बोनेट हो गए, सल्फेट हो गए, फॉस्फेट हो गए, इन सब का क्या नहीं होता? नाइट्रेट हो गए, इन सब का क्या नहीं होता? ऑक्सीडेशन नहीं होता। और जबकि वाटर का ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है इसके अंदर? वाटर का। तथा क्या होता है? तथा वाटर H2O का ऑक्सीकरण होता है। क्लियर? अब इसके अंदर जैसे फॉर एग्जांपल की बात कर ली मैं यहाँ एग्जांपल क्या क्या कंसीडर कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल कार्बोनेट ले दिया, CO2 3- कार्बोनेट ही होता है। क्लियर? अगर आपने कार्बोनेट की बात कर ली, किसकी बात कर ली? CO3 कार्बोनेट ले लिया आपने, या फिर आप सल्फेट ले लो, आप SO4 2- ले लिया, फॉस्फेट ले लो आप PO4 3-, क्या है? PO4 3-। क्लियर? ये सारे के सारे क्या है आपके पास? बहुपरमाणुक आयन की फॉर्म में। ये आपका इन बहुपरमाणुक आयन का क्या नहीं होता? ऑक्सीडेशन नहीं होता है। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट बात है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इनको ये नाइट्रेट भी ले सकते हैं, फॉस्फेट के साथ साथ एक नाइट्रेट भी आ जाता है, NO3-। क्लियर? ये सारे के सारे क्या है? बहुपरमाणुक आयन है। इन बहुपरमाणुक आयनों का क्या नहीं होता? ऑक्सीडेशन नहीं होता है। फिर आपके पास चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है आपके पास। कौन सा चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है? कि हैलोजनों का ऑक्सीकरण होता है, जबकि वाटर का क्या होता है? ऑक्सीकरण नहीं होता। अगर उसके अंदर आपके पास हैलोजन फैमिली के कोई भी अन्य कंपाउंड आपका आयंस आपके पास है तो क्या होता है? हैलोजन का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण। जब हैलोजन का ऑक्सीकरण होता है, क्या होता है? जब हैलोजन का ऑक्सीकरण होता है तो वाटर का H2O का नहीं होता, यानी H2O का ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन नहीं होता। अब हैलोजन फैमिली कौन सी आपको पता है? वेल नॉन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। दे आर व्हाट? हैलोजन फैमिली और मेंबर ऑफ द हैलोजन फैमिली। क्लियर? और उसके बाद एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं, पांचवां पॉइंट। क्लियर? ये जो फिफ्थ पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रखता है। अगर ये पॉइंट आपके माइंड में तो और भी अच्छे से आपका यानी विद्युत रासायनिक सीरीज आपने पढ़ी थी, इलेक्ट्रोकेमिकल श्रेणी सीरीज जो पढ़ी थी आपने, विद्युत रासायनिक श्रेणी जो पढ़ी थी, उस विद्युत रासायनिक श्रेणी के अंदर, किसके अंदर? उस विद्युत रासायनिक
श्रेणी के अंदर एक बात आपको हमेशा याद रखनी है, उस विद्युत रासायनिक श्रेणी के अंदर क्या चीज इंपॉर्टेंट है, जो हाइड्रोजन के ऊपर आते हैं, जो हाइड्रोजन के ऊपर आते हैं, पहले नीचे वाली बात कर लो, जो हाइड्रोजन के नीचे आते हैं, क्लियर, उन सब के अंदर उन सब का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, उन सब का क्या होता है, अपचयन होता है। क्या होता है, उन सब का अपचयन होता है। जैसे क्या कहने का मतलब क्या पहुंचा पॉइंट, यानी रासायनिक श्रेणी में, विद्युत रासायनिक श्रेणी में, विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन के नीचे, हाइड्रोजन के नीचे कौन कौन से आते हैं आपको पता है क्या, छाबा याद रखना, मैंने बताया था, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम, क्लियर, ये सारे के सारे क्या आते हैं, छापा नीचे आते हैं, पी लास्ट में आ रहा है। ये जो भी एलिमेंट्स आपके पास आ रहे हैं, अगर हाइड्रोजन के नीचे आने वाले एलिमेंट्स आपके पास है उसके अंदर, तो उन सारे एलिमेंट्स का क्या होता है, अपचयन होता है। क्या होता है, अपचयन होता है, क्लियर। और पहली बात तो जब नीचे आते हैं उन सबका तो क्या होता है, अपचयन होता है, मतलब हाइड्रोजन का क्या होता है, कुछ नहीं होता, हाइड्रोजन एज इट इज वहां पड़ा रहता है। अगर उसकी बात कर लूं, तथा नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लूं, अगर हाइड्रोजन के ऊपर आने वाले तत्व आपके पास है, किसके अंदर है, इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर, हाइड्रोजन से ऊपर आने वाले इलेक्ट्रोलाइसिस के तत्व हैं, तो उन सब के अंदर हाइड्रोजन का क्या होता है, अपचयन होता है। उस कंडीशन में क्या होता है, हाइड्रोजन का आने वाले तत्व, यानी हाइड्रोजन के ऊपर आने वाले तत्व हो तो हाइड्रोजन का अपचयन होता है। यानी इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर हाइड्रोजन के ऊपर सोडियम आ गया, वो सारे एलिमेंट्स आ गए, तो उस कंडीशन में हाइड्रोजन का क्या होगा, आपका अपचयन होगा। आया समझ में। अब इसके साथ ही कोई भी एग्जांपल्स की फॉर्म में मैं कुछ एग्जांपल कंसीडर करूंगा, उन एग्जांपल्स के थ्रू भी आपको क्लियर होगा कि किसका क्या होगा और किसका क्या नहीं होगा। चलिए कुछ एग्जांपल्स मैंने कंसीडर किया क्या जिसके अंदर आपको ये बताना है कि क्या विद्युत अपघटन के अंदर कितना उत्पाद बनेगा और किसका उत्पाद बनेगा, और वो सॉल्यूशन का जो पीएच वैल्यूज है, उस सॉल्यूशन के पीएच वैल्यू में क्या इफेक्ट करेगा, वो सब कुछ अपन देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल कंसीडर किया, NaCl कंसीडर किया। जब भी ये NaCl आयनाइज होगा किसी विलयन के अंदर, इलेक्ट्रोलाइसिस जब भी होगा, तो इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू क्या बनाएगा, Na+ बनाएगा और क्या बनाएगा, Cl- बनाएगा। क्लियर। जब भी इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो Na+ और Cl- बनेगा आपके पास। क्लियर। एनोड के ऊपर चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव, और कैथोड के ऊपर चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। तो आपको पता है अपोजिट आयंस जो है अपोजिट इलेक्ट्रॉन्स की और क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो यहां से Na+ और Cl- के अंदर जो एनोड के ऊपर जो जाएगा वो कौन जाएगा, क्लोरीन जाएगा। और क्लोरीन इसके ऊपर जाके जैसे सीधा Cl- है आपका, Cl- इसके ऊपर जाके क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा या रिडक्शन होगा, वहां पे क्या होगा, ये अपचयित होगा, अपचयन होगा। वहां पे क्लोरीन का अपचयन होके ये दो इलेक्ट्रॉन को लीन करके क्या बनेगा, Cl2 का फॉर्मेशन करेगा, और एनोड के ऊपर से क्या निकलती है, क्लोरीन गैस रिमूव होती है, जो अपन ने पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। क्लियर। फिर आपके पास सोडियम जो है, ये सोडियम क्या करता है, कैथोड के ऊपर नीचे जाके क्या हो जाता है, वहां पे इकट्ठा हो जाता है, वहां पे इकट्ठा हो जाता है, मतलब एकत्रित हो जाता है, किसके ऊपर, एनोड कैथोड के ऊपर। तो यहाँ क्या जाता है, सोडियम, और इसके अंदर सॉल्यूशन के पीएच की वैल्यू के अंदर कोई चेंज आता है क्या, जो चीज था वही आपस प्रोडक्ट बन गया था, बस पीएच के अंदर कोई भी चेंज नहीं आया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसके, जलीय NaCl की बात करते हैं। जब भी जलीय NaCl लिया मतलब क्या, एक तो H+ बनेगा, एक OH- बनेगा। क्लियर। वाटर के तो आयनाइजेशन ये होगा, और Na+ बनेगा आपके पास, सोडियम+ बनेगा, और क्या बनेगा, Cl- बनेगा आपके पास। क्लियर। आपको पता है जब भी, अब यहाँ पे OH- और Cl- है, अब इसके अंदर देखा हेलोजन फैमिली आ गई। अब जैसे ही हेलोजन फैमिली आई तो हेलोजन फैमिली वाला कहाँ गया, ये रहा। अगर उसके अंदर हेलोजन फैमिली है तो वाटर मॉलिक्यूल क्या था, ना तो ऑक्सीडेशन होता ना रिडक्शन, किसका होगा, ऑक्सीकरण, किसका होगा, हेलोजन फैमिली का ऑक्सीकरण होगा। और ये हेलोजन फैमिली का ऑक्सीकरण होगा तो यहां से ये जो Cl है ये ऑक्सीडाइज होकर क्या बना देगा, Cl2 का फॉर्मेशन कर देगा। किसका फॉर्मेशन कर देगा, Cl2 का फॉर्मेशन कर देगा। क्लियर। नेक्स्ट, हाइड्रोजन से ऊपर आने वाला एलिमेंट आ रहा है, हाइड्रोजन से सोडियम क्या था, हाइड्रोजन के ऊपर आता है। अगर हाइड्रोजन से ऊपर आने वाला एलिमेंट्स वहां है तो उस एलिमेंट्स का, ये सीधा सा पॉइंट लिखा, हाइड्रोजन के ऊपर आने वाले एलिमेंट्स का क्या होता है, अपचयन होगा वहां पे। क्लियर। तो उस कंडीशन में ये क्या बनाएगा, वहां से अपचयन होने पर क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। देखो ये क्लियर है। अगर वहां पे क्या हो रहा है, अपचयन होगा, तो अपचयन होने पे क्या होगी, वहां पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो यहाँ किसका फॉर्मेशन होगा, H2 का फॉर्मेशन हुआ। अब देखो Cl2 और H2 चला गया, पीछे क्या बचा,
Na प्लस एंड OH माइनस, Na प्लस और OH माइनस मिलकर क्या बनाएंगे NaOH, और NaOH किस फॉर्म में होता है, बेस की फॉर्म में होता है, क्षार की फॉर्म में होता है। तो इस सॉल्यूशन का जो pH वैल्यू है, द pH वैल्यू ऑफ द सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन 7। अगर pH वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन का क्या होगा, बढ़ जाएगा, 7 से अधिक होगा, तभी तो वो क्या होगा, बेसिक सॉल्यूशन बनता है, सारी विलियन बनता है, आपके पास सॉल्यूशन आया समझ में। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया कंपटीशन के अंदर कि अगर आपके पास लिक्विड का एक्वस फॉर्म ऑफ द NaCl आपके पास है तो उसका सॉल्यूशन जो होगा एसिडिक होगा, बेसिक होगा, न्यूट्रल आएगा या नो चेंज होगा। तो उस कंडीशन में आप हमेशा ध्यान रखा उसके अंदर क्या होगा, उसका जो सॉल्यूशन होगा वो किस फॉर्म में चेंज होगा, आपके पास बेसिक फॉर्म में, यानी क्षारीय फॉर्म में उसका सॉल्यूशन चेंज होगा। क्लियर। नेक्स्ट आपके पास क्या है, जलीय NH4OH, सॉरी सोडियम सल्फेट। तो यहां पे भी वापस क्या बनेगा, H प्लस बनेगा और एक क्या बनेगा OH माइनस, और यहां से क्या बनेगा Na प्लस, क्या है आपके पास Na प्लस, और आपके पास क्या है SO4 2 माइनस। क्लियर। ये माइनस वाला पार्ट कहां जाएगा, एनोड के पास जाएगा। माइनस किसके पास जाता है, एनोड। क्यों, एनोड के ऊपर चार्ज क्या, पॉजिटिव चार्ज है। जैसे ये SO4 OH माइनस और ये आपके पास H2 सल्फेट आयन है आपके पास, सल्फेट क्या है SO4 2 माइनस, क्या है आपके पास, ये बहु आयनित है आपके पास, बहु परमाणु आयन का है आपके पास। तो जब भी बहु परमाणु आयन होते हैं तो उसका क्या नहीं होता, ऑक्सीडेशन नहीं होता। तो किसका ऑक्सीडेशन नहीं है, इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, तो किसका होगा, OH माइनस का ऑक्सीडेशन होगा। जब OH माइनस का ऑक्सीडेशन होगा तो उस कंडीशन में देखो OH माइनस का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो वहां से कौन सी गैस रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। कौन सी गैस रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, O2 का फॉर्मेशन होगा। क्या आएगा आपके पास, O2 आएगा। क्लियर। अब अपन चलते हैं कैथोड के ऊपर। देखो कैथोड के ऊपर Na प्लस और जब भी आपके पास क्या है H प्लस है, सोडियम और ये दोनों जब होते हैं, हाइड्रोजन से ऊपर आने वाला एलिमेंट होता है, तो वहां क्या होता है, अपचयन होता है, और अपचयन में क्या बनता है आपके पास, हाइड्रोजन H2 बनता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, H2 का फॉर्मेशन होगा। क्लियर। और पीछे आपके पास क्या बना, सिंपल सा आपके पास SO ऑक्सीजन, और ये हो गया। तो इसके अंदर भी कोई भी pH का Na2SO4 ही बचेगा रिमेनिंग। Na2SO4 के अंदर ये OH प्लस का तो हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन हो रहा है, और इसका OH माइनस का रिडक्शन हो गया। ये जो भी वैल्यूज है यानी एज इट इज, जो आपका Na2SO4 आपने लिया था, सोडियम सल्फेट लिया था, उसके pH वैल्यू के अंदर कोई भी चेंज आपके पास नहीं आएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है, जलीय कॉपर सल्फेट। जैसे जलीय कॉपर सल्फेट की लिए बात की तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, H प्लस और OH माइनस का फॉर्मेशन होगा, और कॉपर सल्फेट है तो क्या बनेगा Cu प्लस 2 और क्या बनेगा SO4 माइनस 2। क्लियर। ये आपके पास फॉर्मेशन होता है, Cu प्लस 2 और SO4 माइनस 2 आपके पास है, तो वही सेम प्रोसेस होगा। OH माइनस और इसके अंदर से क्या होगा, सिंपल सा ऑक्सीडेशन होगा। क्यों, सेम केस ऊपर वाला जो जलीय SO4 सोडियम सल्फेट जो था उसके अंदर जो केस हुआ था वही केस इसके अंदर आएगा। तो वहां पे क्या होगा, ऑक्सीडाइजेशन होगा, और यहाँ से ऑक्सीडाइजेशन के थ्रू क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। बट यहाँ इंपॉर्टेंट बात आ गई, यहाँ हाइड्रोजन के नीचे वाले वाला एलिमेंट है। तो हाइड्रोजन के नीचे वाले एलिमेंट जब भी आता है तो उस एलिमेंट का क्या होता है, अपचयन हो गई। ये कॉपर प्लस 2 की फॉर्म में जब ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना देगा, ये कॉपर का फॉर्मेशन कर लेगा। क्या कर देगा, ये कॉपर का फॉर्मेशन कर देगा। उसके बाद में देखो विलेन के अंदर क्या बचा, H प्लस और SO4 माइनस 2। जब H प्लस और SO4 माइनस 2 बना तो क्या बना आपके पास, सिंपल सा H2SO4 का फॉर्मेशन होगा। और जब भी H2SO4 होता है तो उसके अंदर pH की जो वैल्यूज है वो आपके पास क्या हो जाती है, 7 से कम हो जाती है। जब pH की वैल्यू 7 से कम होता है इसका मतलब क्या है, सॉल्यूशन आपका कैसा हो गया, एसिडिक सॉल्यूशन की फॉर्म हो गया। क्लियर। और फिर लास्ट एग्जांपल है आपके पास क्या, सिंपल सा आपके पास क्या, जलीय AgCl। क्लियर। ये जो एक्वस AgCl आपके पास किस फॉर्म में, H प्लस और OH माइनस की फॉर्म में ब्रेक होगा, और Ag प्लस एंड Cl माइनस की फॉर्म में ब्रेक होगा। क्लियर। अब आपके पास वापस वही Cl माइनस और OH हेलोजन फैमिली आता है तो क्या होता है, क्लोरीन का क्या होगा, अपचयन होगा। तो यहाँ से Cl2 का फॉर्मेशन होगा आपके पास, एनोड के ऊपर क्या जाएगा Cl2, और कैथोड के ऊपर क्या जाएगा, यहाँ पे Ag आएगा। क्यों, क्योंकि कॉपर के नीचे आता है, हाइड्रोजन के नीचे क्या आता है, Ag आपके पास फॉर्म होता है। तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा, Ag का फॉर्मेशन होगा, Cl2 एंड Ag। और रिमेनिंग आपके पास क्या बच गया, वाटर मॉलिक्यूल। और वाटर का pH किसके बराबर होता है, pH किसके बराबर होता है, 7 के बराबर होता है, यानी कि न्यूट्रल pH आपके पास आया। क्लियर। आई होप कि ये भी जो भी आपके पास इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर कितना इलेक्ट्रोलाइट्स बना आपके पास, किस टाइप से बनता है, वो विद्युत अपघट इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू आपको अच्छे से पता चल चुका है। क्लियर। अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपन
कितना अमाउंट के अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर कितना अमाउंट बना किसी की पदार्थ का, कितना अमाउंट वहाँ पे एब्जॉर्ब, वो कहते हैं ना इकट्ठा हुआ उसके ऊपर, कैथोड के ऊपर, उस चीज को फाइंड आउट करेंगे। तो उस चीज को फाइंड आउट करने के लिए जो बेसिक लॉज जो आता है आपके पास, वो बेसिक लॉ किसका आता है, फैराडेज का लॉज आता है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, फैराडेज लॉ। चलिए नेक्स्ट जो आपके पास लॉ आता है, क्या आता है, फैराडेज लॉ ऑफ द इलेक्ट्रोलाइसिस। अब जो भी अपने पदार्थ का कितना इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ, उसके कितना अमाउंट का इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ, कितना पदार्थ वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स हुआ, उस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए फैराडे नामक साइंटिस्ट जाता है, उसने अपना एक लॉ दिया। क्लियर। उसने 2 लॉज दिए, मेनली 2 लॉज उसने फॉर्म आउट किए। तो इस लेक्चर के अंदर फर्स्ट लॉ की अपन बात करेंगे, और उस फर्स्ट लॉ के अंदर अपन एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन के थ्रू भी आइडेंटिफाई करेंगे कि किस टाइप से, कि इसके अंदर अपन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स कितना वो इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर कितना कोई पदार्थ वहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, क्या हो रहा है, वो चीज अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर। तो अपना फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या कहता है, सिंपल सा, इलेक्ट्रोड पर क्या कहता है कि कोई भी इलेक्ट्रोड है आपके पास, उस इलेक्ट्रोड पर जमने वाले पदार्थ की मात्रा, यानी कोई भी इलेक्ट्रोलाइट से आपके इलेक्ट्रोड से, उस इलेक्ट्रोड्स के कितने ऊपर कितना पदार्थ इकट्ठा हो रहा है, वहां पे जम रहा है, उसकी जो मात्रा जो होगी, उसमें सेल के प्रवाहित धारा के, सेल में कितना चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है, उस चार्ज की क्या होगा, वो उसके प्रोपोर्शनल होगा, सीधे समानुपाती होता है। तो इसका स्टेटमेंट क्या है, क्या होगा, सिंपल सा आप कह सकते हैं, क्या, इलेक्ट्रोड पर, क्या बोलेंगे अपन, इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाला, इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाले, इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाले पदार्थ की मात्रा सेल में प्रवाहित आवेशों के समानुपाती होता है। यानी कितना वहां पे इलेक्ट्रोड्स के ऊपर पदार्थ इकट्ठा हुआ, कितना आवेश उसके अंदर से प्रवाहित हो रहा है, उस आवेश के क्या होगा, वो सीधे समानुपाती। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में, मैथमेटिकल फॉर्म में लिखूं तो मैं लिख सकता हूं W इज प्रोपोर्शनल टू Q। क्लियर। जो W है वो मास ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जितना इलेक्ट्रोलाइट उस पदार्थ के ऊपर इकट्ठा हो रहा है, उसका जो मास है उसको बता रहा है। Q आपको पता है क्या होता है, चार्ज है आपके पास। क्लियर। इसको जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव होता है तो यानी कांस्टेंट आता है, उसको अपन प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट या विद्युत रसायन तुल्यांक बोलेंगे यहाँ पे। क्लियर। तो W बराबर आप लिख सकते हैं, अपन ये तुल्यांक जो यूज कर रहा हूं मैं, कांस्टेंट क्या है, Z है, Z इंटू Q। क्लियर। वेयर जहां Z है आपके पास, जहां Z बराबर क्या है, विद्युत रसायन तुल्यांक। क्या है ये आपका, विद्युत रसायन तुल्यांक है। अब आपके माइंड में आएगा सर विद्युत रसायन तुल्यांक की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो अगर विद्युत रसायन तुल्यांक की वैल्यू फाइंड आउट करने को बोले तो Z इक्वल टू आप क्या लिखोगे, Z इज इक्वल टू पदार्थ का तुल्यांकी भार, कौन सा पदार्थ जो इकट्ठा हो रहा है उसके ऊपर, यानी पदार्थ का तुल्यांकी भार अपॉन 96500, अपॉन क्या आएगा, 96500। ये किस पदार्थ का, जो पदार्थ उसके ऊपर इकट्ठा हो रहा है, लग रहा है किसके ऊपर, कैथोड के ऊपर जो इकट्ठा हो रहा है, उस पदार्थ का जो तुल्यांकी भार बटा आपके पास क्या आएगा, 36500 आपके पास वैल्यू आएगी। क्लियर। अब आपके पास स्पेशल केस की बात कर लूं मैं आपके पास, और अनदर फॉर्म में भी अपन किसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये आपका विद्युत रासायनिक तुल्यांक है जो किसके बराबर होगा, तो विद्युत यदि, या कह दूं इफ, अगर आपके पास चार्ज की वैल्यू, Q की वैल्यू, अगर Q बराबर आपके पास 1 कूलम चार्ज हो जाए, यदि Q का मान क्या हो जाए, 1 कूलम चार्ज हो जाए, तो W की वैल्यू जो है वो किसके बराबर आ जाएगी, Z के बराबर आ जाएगी। अगर ऑन लैंग्वेज की फॉर्म में अपन बोले, यदि 1 कूलम आवेश, यदि किसी सेल को 1 कूलम आवेश दिया जाता है तो पदार्थ जितना निक्षेपित होगा या जितना उसके ऊपर इलेक्ट्रोड के ऊपर इकट्ठा होगा, वो सीधे किसके समानुपाती होता है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। तो अपन ये भी डेफिनेशन यहां पे लिख सकते हैं, क्या होगी, जब सेल को, या जब सेल को कहते हैं, जब सेल
कॉमा करके तो जब सेल 1 कूलाम, जब सेल को 1 कूलाम आवेश दिया जाता है तो दिया जाता है तो पदार्थ जितना इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित, जितना निक्षेपित होता है, पदार्थ जितना निक्षेपित होता है उसे, जितना पदार्थ क्या होता है, निक्षेपित होता है, वही विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होता है। यानी वही उसके किसके बराबर होगा, विद्युत रासायनिक तुल्यांक के Z के बराबर होता है। क्लियर। अगर इसको अनदर फॉर्म में डिक्टेट करना चाहें तो उसके अंदर भी अपन डिक्टेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि Q बराबर क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज इनटू टाइम। Q बराबर क्या होता है, फ्लो ऑफ करंट इनटू टाइम, कितना करंट प्रोड्यूस हो रहा है, कितने टाइम तक प्रोड्यूस हो रहा है, और उसको अपन क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। चार्ज बराबर धारा इनटू समय भी होता है। क्लियर। करंट कितना आ रहा है, कितना धारा वहां पे करंट है, करंट इनटू टी भी अपन चार्ज की फॉर्म में अपन डिक्टेट करते हैं। तो ये वैल्यू यहाँ लिख दो, तो आपको पता है क्या, W बराबर आपके पास क्या आएगा, ZIT की फॉर्म में। W बराबर क्या आ गया आपके पास, ZIT की फॉर्म में। अगर फर्दर इसको अंदर, अब जो भी आपके पास Z की वैल्यू, अगर मैं Z की वैल्यू को इससे रिप्लेस कर दूं, Z बराबर E अपॉन लिख दूं कितना, 96500, जहां E जो है आपके पास पदार्थ का तुल्यांकी भार है, जहां E आपके पास क्या है, किसी भी पदार्थ का क्या है, तुल्यांकी भार आपके पास है, तो उसके थ्रू अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो W बराबर फॉर्मूला क्या आएगा, W बराबर आपके पास क्या आएगा, E इंटू आई इंटू टी अपॉन 96500। क्लियर। और ये जो भी वैल्यू आएगी आपके पास, भार है इसलिए इसकी यूनिट किस में आएगी, ग्राम की फॉर्म में आपके पास यूनिट आएगी। आया समझ में। ये वैल्यूज को अपन यूज करके कितना वेट होगा उस इलेक्ट्रोलाइटिस पे जो पदार्थ इकट्ठा हो रहा है, उसका अपन भार अपन इस वैल्यू से निकाल सकते हैं। क्लियर। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम बच्चे क्या मिस्टेक्स करते हैं सबसे ज्यादा, वो 3 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, वो बहुत ज्यादा याद रखना है। एक तो टाइम हमेशा आपको किस में लेना है, सेकंड में लेना है। करंट की वैल्यू, आई की वैल्यू हमेशा किस में होगी, एम्पियर की फॉर्म में होगी। अगर नहीं है तो उसको चेंज करना होगा। टाइम आपके पास आवर्स की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में आपका दे रखा है तो उसको सेकंड की फॉर्म में चेंज करना है। पहली बात आपको ये ध्यान रखना है। और सेकंड बात आपके पास क्या है, करंट हमेशा किसकी फॉर्म होगा, एम्पियर की फॉर्म में। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ये जो तुल्यांकी भार अपन निकालना है आपको, इसके अंदर तुल्यांकी भार अपन उसी पदार्थ का निकालेंगे जो उस इलेक्ट्रोड के ऊपर निक्षेपित हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, उसी का ही आपको तुल्यांकी भार निकालना है, न कि पूरे कंपाउंड का तुल्यांकी भार निकालना है। ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है। क्लियर। ओके। आया समझ में, आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया। क्लियर। अब आपके पास अगर मैंने कोई भी क्वेश्चन मैंने लिखा है आपके पास, अगर फॉर एग्जाम्पल की बात करूं मैं, यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैं कंसिडर करता हूं। क्या एग्जाम्पल कंसिडर करता हूं, सपोज आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट है आपके पास, क्या आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट है आपके पास, क्या है आपके पास क्वेश्चन मैंने कंसीडर किया, क्या क्वेश्चन कंसीडर किया, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, अगर कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर 10 एम्पियर का करंट फ्लो करा है, कितना करंट फ्लो करा रहा हूं मैं, 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है इसके अंदर, और कितने मिनट तक की जाती है, 10 मिनट तक 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित करता हूं। क्लियर। 10 एम्पियर की क्या करता हूं, उसके अंदर धारा प्रवाहित की जाती है। तो कैथोड पर 10 एम्पियर की 10 मिनट तक धारा प्रवाहित की जाती है, तो कैथोड पर कैल्शियम का भार ज्ञात करो। यानी कैथोड के ऊपर कैल्शियम का जो मास आएगा
उस कैल्शियम का जो मास होता है वो आपको क्या करना है, यानी कैल्शियम की कितनी मात्रा उसके ऊपर होगी वो आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है आपको। क्लियर। चलिए अब इस कैल्शियम की मात्रा फाइंड आउट करने के लिए सिंपल सा इसके अंदर रिएक्शंस क्या होगा, आपके पास सिंपल सा कैल्शियम है, कैल्शियम के ऊपर अपने को फॉर्मूला याद है, तो फॉर्मूला आपके पास क्या है, W बराबर सिंपल सा ऊपर फॉर्मूला दे रखा है, W बराबर आपके पास क्या है, E इंटू आई इंटू टी अपॉन 96500। क्लियर। क्लियर। अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर लो। अब आपको इसका निकालना है, कैल्शियम का आपको निकालना है, तो कैल्शियम क्या होगा, Ca+2 की फॉर्म में है आपके पास, चेंज होगा किसके अंदर, Ca की फॉर्म में, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन लेगा ये, +2 इलेक्ट्रॉन लेके किसकी फॉर्म में चेंज होगा, Ca की फॉर्म में चेंज होगा, आपका कैल्शियम की फॉर्म में चेंज हो रहा है, और कैल्शियम वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे इकट्ठा हो रहा है इसके इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। तो आपको कैल्शियम का क्या निकालना है, तुल्यांक को निकालना है, E की वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर। अब इसको वैल्यू फाइंड करनी है, कैल्शियम जो है, कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है, परमाणु भार कितना होता है, 40 बटा, अब आपका नीचे आएगा कितना, नीचे क्या लिखते हैं अपन, तुल्यांकी भार बटा आपके पास क्या निकालना पड़ता है, उसके अंदर क्या राइट डाउन करते हैं अपन, सिंपल सा एन फैक्टर। यहाँ एन फैक्टर क्या होगा, सिंपल सा जितने इलेक्ट्रॉन वो गेन कर रहा है वो इसका क्या है, एन फैक्टर, कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है 2, तो इसके अंदर ई की वैल्यू कितनी आ गई 20। ऑल वैल्यू उसके अंदर पुट कर लो। आई की वैल्यू आपके पास कितनी गिवन है, आई की वैल्यू कितनी है आपके पास 10 एम्पियर। क्लियर। एंड टी आपके पास दे रखा कितना, 10 मिनट दे रखा, उसको 60 में 60 इंटू 10 सेकेंड से आप क्या कर लोगे, मल्टीप्लाई। इन ऑल वैल्यूज के अंदर पुट कर लो, तो W बराबर 20 इंटू आई कितना है 10 इंटू 10 सेकेंड, यानी 10 इंटू 60 अपॉन 96500। क्लियर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 10 10 10 10 से 10 गॉन हो गए। क्लियर। अब और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो W बराबर जो भी वैल्यू आएगी किसमें आएगी, ग्राम में आएगी, तो 20 इंटू 10 क्या आएगा 200 इंटू 6 अपॉन 965 ग्राम। क्लियर। इस वैल्यू को अपन कैलकुलेट कर लेंगे तो आपके पास नेट जो वैल्यू आ जाएगी किसकी आ जाएगी, कैल्शियम की आ जाएगी, और किसमें आ जाएगी, वो आपके पास ग्राम की फॉर्म में आएगी। क्लियर। आई होप कि ये जो लेक्चर्स था आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब इसके अंदर ये जो भी वैल्यू आपके पास आएगी सिंप्लीफाई करने पर, जो नेट वैल्यू नियर इक्वल आएगी आपके पास, किसके नियर इक्वल आएगी, 1.2 ग्राम के ऊपर, यानी कैल्शियम जो उसके ऊपर इलेक्ट्रोड ले आया उसके इलेक्ट्रोड्स के ऊपर लगेगा वो कितना लगेगा, 1.2 ग्राम आएगा। क्लियर। थैंक यू गाइस।